Today I am going to discuss about a very important chapter of standard 10th is electricity. What is exactly what is electricity? What is exactly what is electricity? Actually में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ charges. Electricity is a study of charges. देखिए इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच होते हैं. There are two types of electricity. First is static electricity and other is current electricity. इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच हुए. एक हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाइल अदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट electricity. Static bodies belong to rest while current bodies belong to motion. जो पहला है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? Static bodies belong to rest and electricity is a study of charges. So definition is the study of charges at rest. The study of charges at rest is called static electricity. सपोज कीजिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इंसुलेटर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना जो है वो कौन सो करता है? वो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट. क्योंकि स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट और इंसुलेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाता है. तो इसको जब हम ड्राई हेयर से रब करते हैं तो इस पर क्या होता है कि कुछ चार्ज एक्वायर हो जाता है. जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये पेन है. तो ये पेन जो है ये जो है ये इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें चार्ज का फ्लो अप हो पाता है. चार्ज इसमें फ्लो नहीं कर पाता है. बट इसको जब हम ड्राई हेयर से रब करते हैं तो इस पर जहां पर हम रब किए हैं यहां पर कुछ चार्ज एक्वायर हो जाता है. जहां पर हम रब किए हैं वहां पर कुछ चार्ज एक्वायर हो जाता है. चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने जो ये ऑब्जेक्ट लिया है ये इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है और ये क्या करेगा कि चार्ज को आगे की ओर नहीं जाने देगा. जहां तक चार्ज एक्वायर हुआ है वो वहीं तक उसको रखा रहेगा, उससे आगे नहीं जाने देगा. इसको समझने के लिए हम एक जैसे सपोज कीजिए एक ये हम स्केल लिए हुए स्केल और इसको हम ड्राई हेयर पर रब किए हैं. तो यहां पर क्या हुआ है कि कुछ चार्ज एक्वायर हुआ है. मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो. सपोज करें कि पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं. और इसमें क्या होता है कि जब हम रब करते हैं और जो चार्ज एक्वायर होता है तो इसमें कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स
और डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। ये एबिलिटी एक्चुअली आई कहां से? तो ये जो चार्ज यहां डेवलप हुआ है, एक्वायर हुआ है इंसुलेटर ऑब्जेक्ट पर, और जब हम क्या करते हैं कि कागज के टुकड़े के पास लाते हैं, तो जब उस पार्टिकल के पास लाएंगे तो क्या होगा? इंडक्शन होगा, और इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना के माध्यम से क्या होता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेचर होता है उनका, एक दूसरे को सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट अनलाइक चार्जेस जो होता है, सेम चार्ज का मतलब लाइक चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो हम कागज के टुकड़े लेंगे तो उसमें क्या करेगा? जो पॉजिटिव पॉजिटिव को होगा वो तो रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग समझ गए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वही होता है कि इसमें क्या होता है कि चार्ज जहां डेवलप होता है वो वहीं पर एक्वायर, वहीं पर रुका रहता है, क्योंकि वो जो हम मटेरियल लिए हैं, जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, वो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होता है। और इंसुलेटर का मतलब प्लास्टिक का जो होता है, जो रबर का मटेरियल्स होता है, उसको हम इंसुलेटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है, चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। अच्छा, हम कहते हैं कि प्लास्टिक को रब करने से उसमें चार्ज डेवलप हो गया, बट अगर इसी को यदि हम आयरन रॉड ले लेंगे, आयरन रॉड, और उसको हम ड्राई हेयर से रब करें, तो क्या उस पर चार्ज डेवलप नहीं होगा? उस पर चार्ज एक्वायर नहीं होगा? होगा। लेकिन आयरन रॉड जो होता है वो कंडक्टर होता है। चार्ज तो सपोज कीजिए कि ये आयरन रॉड है, आयरन का टुकड़ा है, आयरन पीस है, इसको हम ड्राई हेयर से रब किए तो यहां पर भी चार्ज एक्वायर हुआ है, लेकिन कंडक्शन के वजह से, क्योंकि ये मटेरियल्स जो होता है, आयरन मटेरियल्स जो होता है वो कंडक्टर मटेरियल होता है। यहां क्या होता है कि चार्ज आयरन पीस से होते हुए हमारे बॉडी से अर्थ हो जाता है। सो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कि यहां पर चार्ज डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यहां चार्ज डेवलप होता है और यहां पर चार्ज आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे शरीर के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है। यह हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम पहले ही बता चुके हैं कि करंट वर्ड इज बिलोंग टू मोशन। करंट वर्ड इज बिलोंग टू मोशन। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर क्या होता है कि चार्ज मोशन में रहता है, तो इसके लिए हमें कंडक्टर मटेरियल की आवश्यकता होती है, और कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज को फ्लो करा सके, अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करा सके, जैसे मेटल्स, जैसे मेटल्स ही क्यों, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, कुछ गैसेस भी है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होते हैं या आपके ट्यूबलाइट में गैसेस होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को पास कराते हैं, जिससे उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी? जो इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड ब्रांच है वो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। What is current electricity? Current word is belong to motion, and electricity is study of
चार्ज। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी? द स्टडी ऑफ चार्जिंग मोशन। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। The study of charging motion is called current electricity। जिससे होकर चार्ज का फ्लो अप हो जाए उसे तो बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी को शो करने के लिए हमें कंडक्टर मटेरियल की आवश्यकता होती है। और कंडक्टर मटेरियल्स में जो होता है वो आपका मेटल्स हो गया। मेटल्स क्यों? मेटल्स, एलॉयज, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हुए। और बता दें ये कुछ गैसेस भी है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होते हैं या आपके ट्यूबलाइट में गैस होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, और ये स्टैंडर्ड 10th क्लास 10th के लिए केवल हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत जितने भी टर्म्स और टाइप्स वगैरह आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो बेसिक पैरामीटर है वो है चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ओम्स लॉ हुआ, सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग यहां पढ़े कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कैसे? कोई भी चीज हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। यहां पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक पैरामीटर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जो इसका बेसिक पैरामीटर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम सभी जानते हैं कि चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वाई, सेकंड नेगेटिव। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, पार्टिकल नहीं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल्स के अंदर होता है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टिकल्स के अंदर होता है। और ये क्या करता है कि पार्टिकल्स के अंदर होता है तो ये दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे सेम चार्ज यदि होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइट चार्ज जो होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट अनलाइक चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज किसी पार्टिकल्स के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर, अपने अंदर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को अनुभव करता है।
ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ लिए कि लाइक चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहां पर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होती है चार्ज की, जो किसी बॉडी पर डेवलप होता है, यहां पर हम लोग पढ़े थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पर हम लोग ड्राई हेयर से रब किए थे तो वहां पर कुछ चार्ज एक्वायर हुआ था। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होता है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ और प्रोटॉन हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव मैनर का होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की होती है, यही होती है। अब जैसे पहले के जमाने में बोला जाता था कि एटम्स जो है, एटम इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट, जिसको बोला गया पंचतत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा। बट एंशिएंट टाइम में जो हमारे ये आज के मॉडर्न साइंटिफिक जो हुए वैज्ञानिक, उन्होंने कहा नहीं, एटम्स का निर्माण जो हुआ है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से हुआ है। एटम्स इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। तो एटम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एटम्स जो होता है उसके सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के इर्द गिर्द में, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में रिवॉल्व करता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे, क्यों, व्हाई इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? तो यहां पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहां पर मैग्नीट्यूड जो दोनों का है वो सेम होता है। इसलिए क्या होता है कि एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, डिनोटेड इज सी। एसआई यूनिट कूलम। और यहां पर जो चार्ज एक्वायर होता है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एक्वायर होता है, या तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, 19 कूलम, या 2 टाइम ऑफ दिस वैल्यू होता है, या 3 टाइम ऑफ दिस वैल्यू होता है। इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये नहीं कि कोई रैंडम अमाउंट होगा चार्ज का, बस ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, या 2 टाइम ऑफ दिस वैल्यू होगा, या 3 टाइम ऑफ दिस वैल्यू होगा। यही इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ लिए, इसका कुछ डेफिनेशन हम लोग को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, बस यही हमको समझना है कि चार्ज 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। स्मॉलर पॉसिबल वैल्यू जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, ये हमको यही देखना है आज। और ये हम लोग अब समझेंगे कि हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या व्हाई इज मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर क्वेश्चन हो सकता है कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होता है, नॉन मेटल क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक मेटल का बिल्डअप बनाते हैं। एक मेटल ले लेते हैं, और एक नॉन मेटल ले लेते हैं। नॉन मेटल ले लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसमें हम लोग यही हमको शो करना है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सपोज कीजिए कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम ये वाटर में एसिड बेस या सॉल्ट डालते हैं तो उसमें आयन फॉर्म होते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। तो जब हम वाटर में सॉल्ट डाले तो यहां पर दो आयन फॉर्म हुआ, एक हुआ Na+ और दूसरा हुआ Cl-। यहां पर दो आयन फॉर्म हुए। पॉजिटिव आयन को बोलेंगे केटायन, नेगेटिव आयन को बोलेंगे एनायन। जब हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं तो एनायन जो होता है वो एनोड पर चला जाता है जो पॉजिटिव होता है, और केटायन जो होता है वो कैथोड पे चला जाता है जो नेगेटिव होता है। एनायन कहां चला गया? पॉजिटिव वैल्यू एनोड पे, और केटायन कहां चला गया? कैथोड पे। तो यहां पर दो फ्री आयन डेवलप हुए हैं और यहां पर फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ। यदि ये फ्री आयन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, पॉजिटिव निगेटिव का फ्लो नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से पास होता? तो यहां पर फ्री आयन है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर ये एटम्स जो होता है, यहां पर हम यदि कॉपर वायर लेंगे तो एटम्स जो होगा कॉपर का होगा, सिल्वर का लेंगे तो सिल्वर का होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो मोस्ट एटम्स होते हैं इनसे एकाध इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, एकाध इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से, और यही जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कहां होता है? मेटल्स में। कहां होता है? मेटल्स में। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से metals becomes good conductor of electricity while non-metal becomes not good conductor of electricity।
यदि इसका हम एटॉमिक लेवल पर भी जाते हैं मेटल के, और मेटल के रिस्पेक्ट में जो ये नॉन मेटल का एटॉमिक जो होगा एटम्स वो बड़ा बड़ा होगा। मेटल का एटम्स, सॉरी यहां हम गलत बोल दिए, यहां पर मेटल्स का जो एटम्स जो है वो नॉन मेटल से बड़ा होगा। मेटल्स का एटम, ये सपोज किए कि मेटल्स का ये न्यूक्लियस सेंटर है और ये सब एटम्स है। ये मेटल का एटम हुआ और ये हुआ नॉन मेटल का। नॉन मेटल का एटम छोटा होता है। तो जब मेटल्स का एटम बड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्यादा हुई। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गई। ठीक है, अब यहां इन इलेक्ट्रॉन को कौन होल्ड करके रखता है? किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके कौन रखता है? तो पॉजिटिव वैल्यू जो होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन। कौन होता है? प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। अब यहां पर इसके लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस देखते हैं और इसका डिस्टेंस देखते हैं, तो नॉन मेटल के अकॉर्डिंग ये मेटल्स का जो है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से और जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूरी ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाने की चांसेस ज्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कमजोर होता है। अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन, एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाने की चांसेस ज्यादा होती है। जबकि यहां पर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो यहां अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो तगड़ा होता है। इन सबको वो क्या करता है कि होल्ड करके एकदम मजबूती से बांधे रखता है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं, और यही कारण होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है और ये नॉन मेटल नहीं हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट है क्या? एक्चुअली करंट तो है चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो। जैसे इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कंडक्टर वायर ले लिए, चाहे वो कॉपर हो, कॉपर का या किसी भी चीज का कंडक्टर वायर ले लिए, और इसमें यदि हम सेल से ऐड किए, जैसे मान लो ये कंडक्टर वायर ले लिए और इसको हम जब सेल से कनेक्ट किए तो इसमें चार्ज फ्लो अप होने लगा, इसमें चार्ज फ्लो अप होने लगा। यहां चार्ज का फ्लो अप का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, आते हैं देखते हैं करंट। करंट है क्या? करंट जो इसका सेकंड पैरामीटर है इलेक्ट्रिसिटी का वो है करंट। करंट एक्चुअली व्हाट इज करंट? करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे हम लोग को तो पता है कि जब चार्ज का फ्लो अप होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप होगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं कि करंट फ्लो होने लगा, यानी कि चार्ज फ्लो होने लगा। चार्ज फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। यहां पर क्या होता है, अब चार्ज के स्टडी से या हम चार्ज से ये तो कुछ करंट का कुछ फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें स्पीड लाते हैं। करंट को कम समय में जितना अधिक चार्ज डेवलप होगा उतना ही करंट होगा, और करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम स्पीड को, अब ये नहीं लिखेंगे ना कि इसमें स्पीड लाएंगे, एग्जाम में स्पीड नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वो समझने के लिए हम लोग इसको कहते हैं कि चार्ज में स्पीड लाएंगे। तो चार्ज में स्पीड लाने से कैसे लाएंगे?
तो कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले करंट है क्या? करंट इट इज rate of flow of charge. Rate of flow of charge is called current. In other words, the amount of flowing of charge per second through it is called current. यानी कि अगर Q अमाउंट का चार्ज 1 सेकेंड के लिए, अगर Q अमाउंट का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो करंट का मान I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। I इज इक्वल टू कूलम्ब का SI यूनिट हुआ, सॉरी चार्ज का SI यूनिट हुआ कूलम्ब, टाइम का SI यूनिट हुआ सेकेंड। सो कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। तो करंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? अच्छा, 1 एम्पियर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पियर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? When 1 एम्पियर of current या 1 ampere as the current flows when 1 second of charge passes in 1 second is called 1 ampere। अब यहां पर हम देखें कि I का जो वैल्यू है, यदि कम समय में जितना अधिक होगा उतना ही I का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे यहां पर 2 सर्किट लिए हैं, यहां पर 2 सर्किट लिए हैं, एक से 10 कूलम्ब का चार्ज क्रॉस कर रहा है 2 सेकेंड में, और एक से 5 कूलम्ब का चार्ज जा रहा है 2 सेकेंड में। टाइम एक जैसा है। तो यहां पर करंट का मान I इज इक्वल टू Q बाई T, तो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 यानी कि 5। यहां पर क्या हुआ? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, सो I इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5। तो यहां पर टाइम जो है सेम है, बट चार्ज जो है, चार्ज वो क्या है? वो अलग है। यानी कि अगर इन्हीं सर्किट में यदि टाइम को चेंज कर दिया जाए, जैसे कि यहां पर 1 सेकेंड ले लिया जाए और यहां पर 2 सेकेंड ले लिया जाए, और चार्ज को सेम कर दें, यहां पर 10 कूलम्ब, यहां पर भी 10 कूलम्ब, तब I का वैल्यू हो जाएगा 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, और यहां पर हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। यहां पर देखें कि यदि कम समय में जितना चार्ज होगा, कम समय में जितने चार्ज का फ्लो होगा उतने ही करंट अधिक कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है। अब हम लोग को ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते हैं। एक मेटल वायर का सबसे पहले हम एक बिल्डअप तैयार करते हैं, एक मेटालिक वायर का
हम लोग बिल्टअप तैयार कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। जैसे ये सपोज कीजिए कि ये कॉपर वायर है, तो ये कॉपर एटम्स है, और ये रैंडम मोशन में इसके ये कॉपर एटम्स है, और इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहे जाते हैं कि इनका मोशन जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। सपोज कीजिए कि ये इसमें भी हो गया, इधर भी हो गया, इस तरह से भी हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए हम इसे सेल या बैटरी के सहारे जोड़ देते हैं। सेल या बैटरी के सहारे इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, सेल या बैटरी के सहारे इसको जोड़ देते हैं। यहां पर एक हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहां पर इसको डायरेक्शन शो करने के लिए यहां पर हमको कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वो डिफरेंस किस तरह का होगा? तो यहां पर देखिए, सपोज कीजिए कि हम दो टंकी लेंगे, वाटर टैंक, वाटर टैंक ले लिए और इसमें होल कर दिए और एक पाइप इसमें लगा दिए। ये ए हो गया और ये बी। इसका हम हाई लेवल इसको कर दिए और इसको लो लेवल। अब ये बताइए वाटर का फ्लो कहां से होगा? वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा? हाई लेवल टू लो लेवल। आप देख लीजिए कि यदि स्लोप में भी पानी डालते हैं तो हाई लेवल टू लो लेवल में जाता है, या आप हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाइए तो क्या होता है कि हॉट बॉडी से टेम्परेचर कोल्ड बॉडी की ओर जाने लगेगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाएगा, हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन के चलते पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड पर क्रिएट करता है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन शो होता है, डायरेक्शन शो होता है और वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाते हैं। जैसे सेल आप लोग देखे होंगे, सेल ये सपोज कीजिए सेल हुआ, ये इसका यहां क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहां नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें क्या होता है कि केमिकल होता है इस, और यहां भी केमिकल होता है। तो ये C1 दे दिए और ये C2 दे दिए, ये केमिकल हो गया। तो सेल के बीच में, दोनों केमिकल के बीच में रिएक्शन होता है, इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो इनसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाते हैं, C1 से इलेक्ट्रॉन C2 में खींच लिए जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होने के चलते ये निगेटिव वैल्यू हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा शॉर्ट होने के चलते ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू की संख्या क्या हुई? ज्यादा हुई। नेगेटिव वैल्यू की संख्या क्या हुई? ज्यादा हुई। तो यहां से आप देखिए कि करंट यहां से निकलेगा
और इस तरह से जाके पॉजिटिव टर्मिनल में मिलेगा। यानी कि हाई लेवल इसका क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू, और यहां से निकलेगा करंट और इधर से आते हुए प्लस को जाएगा। तो यहां जब जाएगा तो इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहां सपोज कीजिए, सपोज क्या, यहां पर नेगेटिव वैल्यू और इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव वैल्यू, तो सेम चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रिपेल करेगा। सेम क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये माइनस माइनस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव फायदा उठाएगा, पॉजिटिव उससे प्यार करेगा, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर हम लोग इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन जान गए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की ओर जाने लगेगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन जो होता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत होता है। ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका कारण क्या है भाई, तो इसका कारण यही है कि करंट का डिस्कवरी जो था, करंट का डिस्कवरी वो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से बहुत पहले हो गया था। करंट का डिस्कवरी जो था वो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से बहुत पहले हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम माना जाता था, अब तो ये अभी न सिद्ध हुआ कि ये नेगेटिव वैल्यू जो है हायर लेवल है। उस टाइम पॉजिटिव वैल्यू को हायर लेवल माना जाता था, और उसी के अकॉर्डिंग करंट का जो डायरेक्शन शो किया गया वो पॉजिटिव टू नेगेटिव किया गया, जिसको कन्वेंशनल बोला जाता है। और वही आज तक भी माना जाता है कि करंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहां पर वहां पर हम लोग पढ़े थे करंट, तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को जूल कूलम पर सेकेंड भी बोला जाता है। एम्पियर को कूलम पर सेकेंड या कूलम्ब सेकेंड इनवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। करंट का मेजरमेंट जो है, करंट का मेजरमेंट एमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। करंट का मेजरमेंट एमीटर के द्वारा किया जाता है। और एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक बल्ब लगा है और यहां पर हम एक एमीटर लगा दिए, तो एमीटर का प्लस जिधर है उधर सेल का, यानी कि सेल के प्लस के तरफ एमीटर का प्लस होगा, और सेल के माइनस के तरफ एमीटर का माइनस होगा। तो हम लोग यहां पर पढ़ लिए, करंट के बारे में पढ़ लिए। अब जो है पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।